आज के इस सेशन में अपठित गद्यांश के विषय में देखेंगे। एक अपठित गद्यांश मीन्स अनसीन पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं, तो हिंदी में उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे और किस तरीके से एकदम से प्रश्नों में आता है, पेपर्स में भी आता है और कुछ ना कुछ अपने आप में एक भावार्थ और मीनिंग ले रहा है ये अपठित गद्यांश, और कोई ना कोई मैसेज भी है। एक कहानी के रूप में भी है, एक मोटिवेशन के रूप में भी है, और अपने आप में अपठित गद्यांश जो ये है इसमें कुछ ना कुछ शब्द छुपे हैं। हालांकि इसमें फोकस अभी क्या करेंगे कि अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न हैं। ये अपठित गद्यांश उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर है अभी रिसेंटली हुआ था, कुछ समय पूर्व। अभी लेटेस्ट जो है पिछले साल जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर था उसका जो सेकंड पेपर है यानी सीसेट का जो पेपर है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे बोल रहे हैं, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, पेपर नंबर द्वितीय सेकंड पेपर का जो है और ये सारी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी जो पेपर टेस्ट सीरीज की होती हैं ABCD सारे ही सेट्स में ये चीज़ें हैं। इस तरीके से अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये जो अपठित गद्यांश हैं आजकल एक तरीके का ट्रेंड भी है क्या कि अपठित गद्यांशों में या तो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ लिए जाएं, उसके अंदर जो भी अनसीन पैसेज है या तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हों या तो प्रश्न ही प्रश्न हो, या फिर साथ में उसी से जुड़े हुए जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उसी गद्यांश या अपठित अनसीन पैसेज से उसके अंदर से वर्ड्स निकाले जाएं, शब्द भी हों तो उसमें समास पूछ लिया जाए, उपसर्ग प्रत्यय को पूछ लिया जाए यानी सफिक्स और प्रीफिक्स को पूछ लिया जाए, और वर्णमाला वर्तनी यानी स्पेलिंग को देख लिया जाए, और संधि कौन कौन सी संधि है, यण संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्याधि संधि, कैसी संधि है, ये सब पूछ लिया जाए। और साथ साथ पर्यायवाची विलोम शब्द यानी सिनोनिम और एंटोनिम ये सब पूछ लिया जाए। संज्ञा और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे बोलते हैं कि कौन सा इसमें क्या सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है, वर्ब जिसे बोलते हैं वो है, और साथ साथ वाक्य शुद्धि या कोई और चीज़ अगर बहुत सारा एक मुहावरा दे दिया गया और एक लाइन उठा लिया और बोला कि इसको एक शब्द से रिप्लेस करो, या फिर कोई एक शब्द अनेक शब्दों के लिए पूछो, तो इस प्रकार के भी एक बहुआयामी जिसे मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फेसिटेड एक अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज कहते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आजकल के ट्रेंड में आ रहे हैं और भी नए नए ट्रेंड ऐड ऑन हो ही रहे हैं, होते हैं। प्रत्यक्ष भी पूछा जा सकता है और उसमें बहुत सारे आयाम जोड़ करके भी पूछे जाते हैं। तो कैसा है ये अपठित गद्यांश? अपठित गद्यांश कुछ इस प्रकार के है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं और एम्पल ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ गद्यांश से रिलेटेड हैं, कुछ उनसे जुड़े हुए शब्दों से, और कुछ नए भी हैं। तो अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज ऐसा है: यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ इत्यादि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ इत्यादि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। तो पैसेज में ये लिखा है, गद्यांश में यानी गद्य में ये लिखा है, क्योंकि गद्य और पद्य होते हैं तो ये लेखन है तो इसलिए गद्य है। अगर पोएट्री यानी अगर पोएम के रूप में लिखा होता तो पद्य होता। ये अभी गद्यांश ये कह रहा है कि एक भूल है कि जो इच्छा है, असंतोष है, लोभ इत्यादि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है। संभवतः हमेशा यही नहीं है, और समृद्धि प्राप्त करता है यानी प्रॉस्पेरिटी को गेन करता है, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में रियली तो यह है कि असंतोष, इच्छा जो है वो इच्छा है, असंतोष है, लोभ इत्यादि, अगर इच्छा है, डिज़ायर बहुत है, एक्स्ट्रा डिज़ायर, असंतोष बहुत अनसेटिस्फैक्शन है, या लोभ ग्रीडीनेस है, तो इत्यादि के कारण समाज में एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है, और कुटिलता यानी कपट का भाव भी जनरेट हो सकता है, अत्याचार हो सकता है, भोगवृत्ति हो सकती है, और अशांति को प्रोत्साहन यानी इनकरेजमेंट मिल भी सकता है। और कुछ समय से देखा भी जाता है और देखा ही गया है, प्रायः इस तरीके की भी चीज़ें देखी जाती हैं। लोभ के कारण एक मील खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, भले ही इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदातीकरण करना है, मतलब उन्हें सिंप्लीफाई करना है कि वो चीज़ें कैसे पूरी होंगी आराम से और सही ध्येय निष्ठा से और सही मार्गों से कैसे प्रूव होंगी,
ऐसा करना है, शमन करना है और दमन नहीं करना है, शमन करना है। उन्हें ग्रहण कर करके, सीख करके कुछ अच्छा करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देनी है, ऐसा है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, जो सत्पुरुष हैं वो कर्तव्य पूर्ण होकर के, प्रेरित होकर के, इनकरेज होकर के ऐसे भाव से, भावनाओं से, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और कुछ ना कुछ जो आदर्श होते हैं, आइडियली, बिहेवियरली, वास्तविकता से, कुछ व्यवहारवाद से जो है कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। तो धीरे धीरे साहस पूर्वक करेज दिखाते हैं और धीरे धीरे करके और अपने ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। आदर्शों की कीमत पर, आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता है। और सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च मतलब महान, उच्च, ऐसे महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं करता है। अगर कोई साधक है वो पदोन्नति, धन या सत्ता प्राप्त करता है तो हमेशा ऑलवेज वो व्यक्तिगत यानी पर्सनल डिजायर्स के लिए ही नहीं करता है प्रत्युत, बल्कि अपितु किसके लिए करता है? परोपकार के लिए करता है, मानव मात्र की सेवा के लिए करता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भी करता है। एक जो गॉडियस डिजायर्स है, जिस तरीके से इस प्रकृति को डिवाइन पावर्स ने रचा गढ़ा है, उसके लिए भी करता है। यही है इच्छाओं का उदातीकरण। और इसी प्रकार से इच्छाओं का उदातीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन है। साधक का कर्तव्य है कि अपने और अपने समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठा जाए। व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ साथ सामाजिक इच्छाएं, पर इच्छाएं, सभी की इच्छाएं जिस जिस तरीके की हैं वो पूरी की जाएं। अब इससे क्या मिलता है? एक मैसेज इससे यह भी सीखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल समसामयिक घटनाक्रम में सुनने को मिलती हैं, इतना चर्चित रहती हैं, तो वहाँ पर भी इसके मैसेज बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। अब क्वेश्चन क्या है इस पे? अगर इस गद्यांश पे बेस्ड क्वेश्चन यानी प्रश्नों के उत्तर देखें, प्रश्नोत्तरी के रूप में इसे प्रस्तुत करेंगे तो पहला प्रश्न क्या है? इच्छा, असंतोष और लोभ के कारण समाज में क्या होता है? तो इच्छा, असंतोष और लोभ के कारण समाज में क्या होता है? ऑप्शंस यानी विकल्प इसके क्या हैं? विकास, शोषण, परोपकार और उन्नति। अब विकास तो होता नहीं है, परोपकार, उन्नति ये नहीं, बल्कि अगर इच्छा, असंतोष और लोभ का कारण बनेगा तो समाज में शोषण होगा। अगर अत्यधिक इच्छा है, अगर असंतोष है, अनसेटिस्फैक्शन है हमेशा, और लोभ यानी ग्रीडीनेस है कि सारा ही खा जाने का भाव है, तो उससे समाज में सबका क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा, डेवलपमेंट होगा नहीं, और एक्सप्लॉयटेशन ही ज़्यादा होगा। ये प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर ये है स्पष्ट। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके साथ साथ साधक, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधक धन और सत्ता किस लिए प्राप्त करता है? तो साधक धन और सत्ता किस लिए प्राप्त करता है? तो इसलिए प्राप्त करता है, इसका आंसर है कि मानव मात्र की सेवा के लिए। इसीलिए साधक को धन और सत्ता यानी जो दायित्व मिलता है, इसके लिए मिलता है कि मानव मात्र की सेवा भी साथ साथ की जाए, इसके लिए भी अब इसके अन्य ऑप्शन, विकल्प क्या थे कि भोगवृत्ति के लिए, तो भोगवृत्ति के लिए तो धन और सत्ता नहीं मिलती है। और उसके बाद व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत इच्छा एक सत्ता हो सकते हैं हमेशा, ऑलवेज, कि मानव मात्र की सेवा के भी ऊपर, हमेशा ऊपर, ऐसा भी कहाँ है? अपनी समृद्धि के लिए हमेशा अपनी समृद्धि होती है, लेकिन हमेशा अपनी समृद्धि हर किसी को छोड़ के ऐसा भी होता कहाँ है? तो इसीलिए जो बाकी की चीज़ें हैं वो आजकल देखने को भी मिलती हैं कई जगह पर। आजकल के ऐसे आधुनिक समाज में कई बार भोगवृत्तियाँ भी बढ़ती दिखती हैं, तो ऐसे भी जोड़ करके देखा जा सकता है और उसको समझा जा सकता है, ताकि इससे जो फर्दर क्वेश्चन बने, फर्दर प्रश्न, क्योंकि जुड़ते हुए प्रश्न कुछ और बनते हैं कई बार, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल यानी समझ का दायरा लेवल बढ़ता है, बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर कोई डिबेट, कोई चीज़ है, कहीं पर बोलना है, खुद समझना है या नहीं भी बोलना है, समझ लेना है, तो इसके लिए भी एक समझ विकसित होने लगती है, होती ही है। अब नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है इच्छाओं का उदातीकरण। तो इच्छाएं जो है उनका उदातीकरण करना, उदारीकरण करना, इस तरीके से कि समझना,
है ना, और किस तरीके से क्या इच्छाएं हैं, क्या ऑब्जेक्टिव से क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे बढ़िया बनाना है, और कैसे स्व व्यक्तिगत हित के साथ सभी के जनोन्मुखी हित और मानव मात्र के हित के लिए कैसे बात करनी, कैसे जीव मात्र के हित की बात करनी है। तो इच्छाओं का उदात्तीकरण जो है गद्यांश का उचित शीर्षक है। प्रश्न करते समय, प्रश्न का उत्तर करते समय बहुत प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा जो है पेनिट्रेट होना पड़ता है, लेकिन चूंकि समझते समय बहुत इलेबोरेटिव होना पड़ता है। जब विश्लेषण करते हैं, जब किसी भी चीज़ का विश्लेषण या एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बहुत खुला ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना होता है, लेकिन जब प्रश्न का उत्तर किया जाए तो उस समय पर बहुत कंसोलिडेट और कॉन्क्रीट होकर के आंसर किया जाता है, तो निश्चित 100% 100% प्रश्न सही ही हो जाता है। उसके बाद ये गद्यांश का उचित शीर्षक था। बाकी इसके ऑप्शन क्या थे? इच्छाओं का दमन। अब ये तो नहीं है, इच्छाओं का दमन करने की तो कोई बात नहीं थी, इच्छाओं की तृप्ति करने की भी कोई बात नहीं थी, इच्छा मुक्ति की भी बात नहीं थी, बल्कि इच्छाओं का उदात्तीकरण। क्यों मुक्ति करेंगे? इच्छा को पूर्ण भले ही करेंगे, लेकिन उनका उदात्तीकरण कैसे अच्छे उचित व्यवहार से कैसे पूरी होंगी, ऐसा देखेंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ऐसा भी है, अत्युत्तम शब्द में जो है कौन सी संधि है? अब संधि का भी, अत्युत्तम मतलब क्या होता है? अत्युत्तम मतलब होता है अति उत्तम। तो अति उत्तम में कौन सी संधि है? अति उत्तम में जो है कौन कौन सी संधि है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो अति उत्तम में कौन सी संधि है? अब इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं कि गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो इस तरीके से अब उत्तम लिखा है, उत्तम में कौन सा होता है? अब गुण संधि भी हो सकती है, गुण स्वर संधि भी हो सकती है, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जानने के लिए प्रत्येक संधि के जो है चीज़ें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब जैसे कोई भी क्वालिटेटिव, अगर कोई गुणात्मक चीज़ बोल रहा है तो क्या वहाँ गुण संधि है, क्या वहाँ स्वर संधि है, क्या वहाँ वृद्धि संधि है, इस तरीके से। क्योंकि जब दो फॉन्ट मिलते हैं तो किसी और फॉन्ट का निर्माण होता है, ऐसे करके भी संधि की पहचान होती है। तो इसीलिए अत्युत्तम शब्द में कौन सी स्वर संधि है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये प्रश्न जो है मैं दर्शकों के लिए या फिर जो सुन रहे हैं उनके सर्च के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हंटिंग के लिए भी तो रखी जाए, सोचने खोजने के लिए भी तो रखी जाए, तो इसीलिए। अब नेक्स्ट क्या है? क्योंकि ये वो प्रश्न है जो जुड़ता हुआ प्रश्न है, जो किसी और टॉपिक से जुड़ रहा है, एकदम से मिल नहीं रहा है अंदर से, जो अपठित गद्यांश है उसे प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए कितना प्रिसाइज है कि गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इसका आंसर उत्तर भले ही जो आयोग है उसकी कुंजिका में भी मिल जाएगा, स्वयं भी मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सर्च करके अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि संधि वाला यानी जोड़ना, संधि करना मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भरी गगरिया चुपके जाए। भरी गगरिया चुपके जाए मतलब ऐसी गगरिया जिस व्यक्ति में सब्सटेंस होता है, भरा हुआ होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, वो चुप रहता है। भरी गगरिया चुपके जाए, इसका मतलब जो ज़्यादा ठीक होता है, जिसका अनुभव होता है, वो समय आने पर ही चीज़ें होती हैं, करता है, कर लेते हैं। तो भरी गगरिया चुपके जाए मतलब जो सॉलिड होता है, जिसका सॉलिडिफिकेशन, जिसका जो है ठोसपन होता है जहाँ पर, वो तो अपने आप ही जो है अपने आप ही आवाज़ होती है। मतलब जैसे वही वाली बात है कि अगर इससे जुड़ता हुआ कोई और भी आएगा कि इसका एंटोनिम क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है, यानी विलोम इसका मुहावरा क्या होगा, लोकोक्ति क्या होगी, तो अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब जो आधा जल गगरी है वो तो छलकते, मतलब जिसमें अज्ञान है, कम ज्ञान है, वो ज़्यादा बोल लेते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो ही जाता है। वो मन मिथ्या में होते हैं कि दिमाग दिग्भ्रमित होते हैं कि जो कर रहे हैं, शायद कह रहे हैं वो सत्य भी हो सकता है, या फिर जो भौतिक चराचर संसार में या भौतिक किसी भी जगह पर अगर कोई चीज़ कर ले रहे हैं तो भले ही क्षणिक सुखी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ यथावत तो नहीं भी होती है, कभी ना कभी चीज़ों का होता ही है रिटर्न। तो इसीलिए जो है भरी गगरिया चुपके जाए, लोकोक्ति का अर्थ है ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, और जो भी ज्ञानी व्यक्ति हो, जो नॉलेजेबल पर्सन हो, द पर्सन हु हैज़ व्हाट एक्सपीरियंस, ही विल बी व्हाट, ही विल मेक सम कामनेस, और इस तरीके से शांति होती है, अच्छा होता है, अच्छा व्यवहार हो सकता है। या फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो गंभीर होता है, वो डिग्निफाइड होता है,
समय आने पर भी होता है और दिखता ही है साहब। लेकिन और ऑप्शन क्या क्या थे इसमें कि जब आवश्यकता नहीं होती तब अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, ऐसा तो नहीं है। चुप्पा बहुत चालाक होता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे घुन्ना होता है ना, जो बोलता कम है, जो कम बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसका। बहुत ही मंद गति से कार्य होना, ऐसे जो सने सने ग्रेजुअली, ऐसा भी ऑप्शन में इसमें नहीं है। अब इसके बाद क्या है, ये चीज़ें हैं कि भरी गगरिया चुपके जाए, तो इस तरीके से है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लेट द सक्सेस मेक्स द साउंड, ऐसा भी इंग्लिश में इसमें है, क्योंकि जो जनरल इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें ये आ सकता है नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में। अब इसके बाद क्या है, अब क्या बोला, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब विलोम भी पूछ लिया, मीन्स एंटोनिम, यानी विलोम शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं, अपोजिट अर्थ होते हैं। तो इसीलिए इनमें विलोम शब्द युग्म मतलब जोड़ा, कौन से नहीं है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जोड़े दे रखे हैं, अपना पेयर दे रखे हैं, तो कौन सा नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है के लिए पहले ये पता होना पड़ेगा कि कौन से हैं। तो अब क्या पूछा है, इनमें कौन से युग्म सही नहीं है, तो पहला दे रखा है ऑप्शन उदासीन और आसक्त। तो ये पूछा है कि क्या ये विलोम शब्द युग्म हैं, तो उदासीन का तो आसक्त तो होता ही है, जो भाई उदासीन हो, बहुत ही नीरस हो, और आसक्त तो जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो काम करने के लिए, ये तो विलोम है ही। दूसरा ऑप्शन क्या है, उद्यमी और आलसी। अब जो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेन्योरियल स्किल का हो या फिर कर्मठ हो, तो उसे उद्यमी कहते हैं। और आलसी जो होता है वो बहुत ही ऐसे पड़े रहने वाले भी हो सकते हैं, या फिर जो कुछ नहीं है इतना ज़्यादा कर लेते हैं, या जो वैचारिक रूप से सामाजिक किसी भी रूप में इतना ज़्यादा शायद नहीं भी होते हैं, या डिसअपॉइंट भी होते हैं, या फिर किन्हीं जब कुछ नहीं भी होता है तो भी हो सकते हैं, तो ऐसे भी आलसी होते हैं। आलसी देर से उठने वाले भी होते हैं अनेकों प्रकार से। तो उद्यमी और आलसी क्या होते हैं, ये तो अपोजिट है, ये तो एंटोनिम है। कठोर और कोमल, कठोर तो होता है सॉलिडिफाइड, बिल्कुल कठोर, रिजिड जिसे बोलते हैं, लेकिन कोमल क्या होता है, सॉफ्ट, तो अपोजिट है, तो इसका मतलब सिनोनिम है, विलोम शब्द युग्म है। और लघु और स्थूल, लघु और स्थूल इसका सही उत्तर है कि लघु जो होता है वो छोटा होता है, और स्थूल मतलब छोटे का विरोध नहीं होता है, बल्कि लघु का जो होता है अपोजिट, उसे दीर्घ कहते हैं, यानी बड़ा। तो इसीलिए जो विलोम शब्द युग्म नहीं है वो है लघु और स्थूल। अब अगला क्या है, अब नेक्स्ट जो है इसमें समास के क्वेश्चन भी हैं, इसमें समास से जुड़े हुए शब्द भी हैं। अब इसमें अगला क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें देशज शब्द है। अब देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द वो होते हैं जो देशी भाषा में, जो भारतवर्ष की अपनी ही गठित भाषा में, किसी भी देश की भाषा में स्लैंग होते हैं या फिर गठित शब्द होते हैं, उन्हें देशज भाषा कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं देशज शब्द, बहुत प्रकार के होते हैं। देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, आगंतुक शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, या संकर शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योगरूढ़ शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है। ऐसे इनमें देशज शब्द कौन से हैं, ऑप्शन यानी विकल्प हैं, सौत और भात, जो दाल भात खाते हैं भात ऐसा वाला, और सौत मतलब जो सौत होते हैं वो है ना, और खीर, अब खीर का तो खीर है, और इसमें खिचड़ी, तो इसमें जो है खिचड़ी बनाते हैं। अब आजकल जो माघ माह है, माघ माह में माघ खिचड़ी भी बोलते हैं। और यहाँ उत्तराखंड में एक पर्व होता है उत्तरायणी कौतिक, यानी कौतिक मतलब मेला, और उत्तरायणी पर्व होता है, वहाँ बहुत खिचड़ी खिलाते हैं, वहाँ बहुत खिचड़ियों का क्या होता है भी देते हैं। तो इसीलिए माघ माह में जैसे मेला बहुत होता है उत्तराखंड में बागेश्वर जगह पर, और बागनाथ मंदिर में उसके प्रांगण में, उसके तट में बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे उत्तरायणी मेला या उत्तरायणी कौतिक कहते हैं। जिस तरीके से सूर्य का है ना, जैसे माघ माह का प्रारंभ होता है, तो इसे माघ खिचड़ी भी कहते हैं, राम खिचड़ी भी कई बार कह लेते हैं, और कई लोग खिलाते हैं पुण्यार्चन करने के लिए, या वैसे भी खिलाते हैं, फ्रिक्वेंटली भी कई बार किसी भी महीने खिला लेते हैं। तो खिचड़ी शब्द जो है इसका सही उत्तर है कि देशज शब्द जो है वो खिचड़ी शब्द है, खिचड़ी। अब अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब पठनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो प्रत्यय जो होता है वो होता है प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है, सफिक्स जिसे प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होता है वो शब्द के जो आगे पोर्शन लगता है, फ्रंट में लगता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यानी उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है, यानी सफिक्स लगता है। अब जैसे पठनीय मतलब पढ़ने लायक, पठनीय है,
जो रीडेबल है तो उसे कैसे बोलते हैं, का प्रत्यय है अनीय, पठनीय। तो इसीलिए पठनीय जो है, अनीय शब्द जो है वो प्रत्यय शब्द है, क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद यानी अगर इसको थोड़ा प्लस कर यानी तोड़ के बोलेंगे तो पठधन अनीय, पठनीय है, तो इसीलिए ये प्रत्यय है। और इसमें और ऑप्शन भी थे, ई, ईन, या ऐसे कोई ऑप्शन इसमें उत्तर में नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है वो है धन शब्द का पर्यायवाची क्या है। अब ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पर्यायवाची और विलोम शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची मतलब ये होते हैं जो सेम मीनिंग यानी सिनोनिम होते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका वाचन या वाचन मतलब बोलना, जिनका वाचन से जो सेम अर्थ, समान सेम अर्थ प्रकट होता हो, सिमिलर यानी समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के वाचन से समान अर्थों को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसका मतलब जो वाचन से एक दूसरे के पर्याय हों, एक दूसरे की मीनिंग को होल्ड पॉजेस कर रहे हो, बता रहे हो, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से धन शब्द का जो पर्यायवाची होता है ऑप्शन है प्रारब्ध, अचला, द्रव्य और निधान। तो प्रारब्ध तो वही होता है जो कर्मों का और पूर्व कर्मों का जन्म का जो कर्मों का लेखन होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। और अचला है जो चलते हैं, अचला, और द्रव्य है और निधान है। तो द्रव्य जो है जिसे लिक्विड कहते हैं द्रव्य, तो वो धन का जो है यानी मनी, करेंसी का क्या पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में भी जब करेंगे, देखेंगे और देखते भी हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, और आए दिन भी लिक्विडिटी रेट, इसका मतलब द्रव्यीय रूप से। क्यों? क्योंकि धन कहीं पर टिकता नहीं है, वो द्रव्यात्मक होता है, इसीलिए द्रव्यात्मक संज्ञा को धारण किए हुए होता है। तो इस तरीके से सब्सटेंस है जो कहीं पर एक जगह पर एकदम से मनी रुकती कहाँ है, कहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी किसी के पास होती है, फिर वही मनी किसी, सर्कुलेशन, इसी को सर्कुलेशन इकोनॉमी बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। हालांकि इसके बहुत सारे और अर्थ भी हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पार्ट में बहुत सारा और बहुत सारे पार्ट में। तो धन शब्द का जो पर्यायवाची है उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है, द्रव्य इसका सही ऑप्शन है, विकल्प है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है वो उज्ज्वल शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम मीन्स एंटोनिम। विलोम शब्द ये होते हैं जिसके अर्थ उल्टे होते हैं यानी अपोजिट इन मीनिंग होते हैं। अपोजिट इन मीनिंग वाले शब्दों को कहते हैं विलोम शब्द, जिसका जो है अपोजिट यानी उत्तर जो होता है प्रतिकूल होता है ना। उसे प्रति मतलब अपोजिट और अनु मतलब सेम, तो इसे अनुकूल और प्रतिकूल, तो इसे अनुकूल पर्यायवाची के लिए और प्रतिकूल जो है वो विलोम शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होता है कि उज्ज्वल वाला वर्तनी लिखने के लिए भी आता है कई बार, स्पेलिंग लिखने के लिए। तो सही स्पेलिंग होती है उ, फिर आधा जौ, फिर आधा जौ, फिर वल, ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उज्ज्वल शब्द का जो विलोम है उसे धूमिल होता है। इसमें जो ऑप्शन है उज्ज्वल मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक, जो बहुत लाइटेड, इनलाइटेंड उज्ज्वल है ना, जैसे बोलते हैं भविष्य उज्ज्वल है, इसका मतलब इनलाइटेंड फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, ऐसे। तो इसीलिए उज्ज्वल शब्द का विलोम होता है धूमिल करना, मतलब किसी चीज़ को दूषित करना और किसी को गिरा देना, किसी की छवि धूमिल, किसी का नाम, किसी के कर्म धूमिल हो जाना, किसी का कुछ, किसी के स्वास्थ्य धूमिल हो जाना। तो इस तरीके से भी कई बार हो जाता है। तो और अन्य भी इसमें थे, काला, श्याम, निकृष्ट, तो ये ऑप्शन नहीं है। और निकृष्ट का मीनिंग यहाँ पर ऐसा उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है ना, जैसे जो अच्छे कार्य उत्कृष्ट, निकृष्ट मतलब जो निंदनीय और जो चीज़ अच्छे नहीं है, इस तरीके से निकृष्ट होता है। ये ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। उज्ज्वल शब्द का जो विलोम है वो धूमिल है। अब एक और प्रश्न है, क्या है, सत्पुरुष किसे आंखों से ओझल नहीं होने देते। अब सत्पुरुष जो हैं कौन होते हैं? सत्पुरुष जो अच्छे कार्य करते हैं, गलत काम करने वाले सत्पुरुष होते हैं क्या? नहीं होते। आजकल कई बार सुनने को मिलता है सामाजिक इतनी कुरीतियाँ हैं, दहेज है, मार झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति या किसी युवाओं के भी प्रति बलात्कार के केसेस हैं, और न जाने कितना कुछ। एक जो आकंठा है ना, कि संसाधनों को पाने की और ग्रीडीनेस है और इस तरीके का शोषण है, ये सब क्या करता है? ये सत्पुरुषता को जन्म नहीं देता है। तो इसीलिए सत्पुरुष किसे आंखों से ओझल नहीं होने देते? सत्पुरुष जो है इसमें ऑप्शन क्या है? इच्छा को नहीं होने देते, ऑप्शन है प्रसन्नता को नहीं होने देते, ईश्वर को नहीं होने देते, या महोच्च आदर्शों को। सीधे स्ट्रिक्टली वी विल गो टू कहाँ पे? अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज पे जाएंगे, तो पैसेज पे भी स्टिक रहना है,
जो पैसेज है उस पर भी स्टिक रहना है कि अपने मन से नहीं सोच के भी आंसर करेंगे, थोड़ा पैसेज को भी मिला लेंगे कि क्या रेलिवेंट, क्या उसके जो है कि अनुकूल क्या पूछा गया, और साथ साथ इसमें कई सारी चीज़ें पूछी भी गई हैं तो बताना है। जैसे सत्पुरुष किसको आंखों से ओझल नहीं देते, वो है महोच्च आदर्शों को, मतलब महान जो उच्च आइडियोलॉजीज हैं। हालांकि जो भी आदर्श जो चीज़ें हैं आदर्शात्मक, वो व्यवहारवाद के लिए भी हैं ही, व्यवहारवाद में भी लगती हैं, लगाने के लिए होती हैं, कि कथनी करनी में ज़्यादा अंतर होता नहीं होना चाहिए क्या। तो इसीलिए महोच्च आदर्शों को जो सत्पुरुष है अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देते, फॉलो करते हैं ज़्यादातर। जो इच्छा है, इच्छाओं को, प्रसन्नता को, ईश्वर को, ये सब भी इसमें ऑप्शन है। फिलहाल जो महोच्च आदर्श हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लाइन के ही रूप में लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। तो इसमें प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, तो वही चीज़ ऑप्शन को बिलोंग करना है, जाना है, सारगर्भित करना है और टिक करते हुए तब आगे बढ़ना, एक नंबर मिलेगा। इसके बाद क्या है, किस शब्द में प्र उपसर्ग है। अब उपसर्ग तो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है ना, उपसर्ग जो पहले लगता है। अब उपसर्ग को पहचानने के लिए एक बहुत साधारण विधि और एवरग्रीन विधि है, यही करके सारे प्रश्न बन जाते हैं। कैसे है कि प्र उपसर्ग कैसे होता है, जैसे इसमें ऑप्शन है प्रत्येक, ऑप्शन है, फिर विकल्प क्या है, प्रस्थान भी है, फिर विकल्प क्या है, प्रत्यक्ष भी है, और फिर ऑप्शन है प्रत्युपकार भी है। मतलब प्रत्येक मतलब हर एक, एवरी, प्रस्थान मतलब जाना कहीं से, डिपार्चर होना किसी चीज़ का, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का विलोम अगर पूछेंगे तो परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, और प्रत्युपकार मतलब किसी और का, प्रत्युपकार मतलब किसी और के प्रति दया भावना रखना और भला करना, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, ऐसे आएगा। तो इसीलिए जो प्र उपसर्ग है, अगर किसी उपसर्ग के जो आगे वाली चीज़ है, शब्द के जो शब्द है दे रखा, और उसका फ्रंट वाला हटा के अगर जो बाकी का शब्द है उसका अगर इंडिविजुअल यानी उसका जो है मीनिंग बन रहा है, उसका भावार्थ या बन रहा है, तो वही उपसर्ग है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में अगर प्र हटा दिया जाए, प्र धन त्येक, तो त्येक का तो कोई अर्थ नहीं बन रहा। अब ऐसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्र धन त्यक्ष बना दिया जाए तो त्यक्ष का कोई अर्थ नहीं बन रहा। प्रत्युपकार मतलब प्र धन त्युपकार, त्युपकार का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। लेकिन हाँ, प्रस्थान में प्रधन स्थान, प्रधन स्थान, तो प्र उपसर्ग है और स्थान मतलब प्लेस यानी जगह, साइट। तो इसीलिए जो है प्र क्या हो गया, किस प्र उपसर्ग हो गया किसमें, प्रस्थान में। तो ये पहचानने का तरीका है। तो देखा इस सेशन में बहुत इजीली क्लोजली विजुअलाइज कर लिया गया। क्या विजुअलाइज करा और देखा, सुना कि बहुत कुछ देखा कि किस तरीके से जो अपठित गद्यांश है उस पहले दिया गया, फिर उसके प्रश्न पूछे गए, उसमें बहुत सारी संज्ञा, सर्वनाम और देशज शब्द, बाकी समास भी पूछ लिया, और इसके साथ साथ संधि भी पूछ ली, गद्यांश का शीर्षक यानी समरी टाइटल भी पूछ लिया, उपसर्ग प्रत्यय भी पूछ लिया, विलोम पर्यायवाची भी पूछ लिया, और अनेकों प्रकार की चीज़ें एक ही पठित गद्यांश में पूछ ली। अब एक चीज़ और सुनने समझने के लिए है, क्या कि इससे क्या मैसेज मिलता है, क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब पेपर में सुन के आए, क्या चीज़ें मिलती हैं, इससे मिलती हैं कि हमेशा जो है क्या आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, शोषण करना, शोषण सहना भी कोई बात नहीं है। कुटिलता, चालाकी, धूर्तता और इस तरीके से जो छल कपट है, ऐसा कुछ नहीं है। अत्याचार न होना, न होने देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोगवृत्ति और किसी को भोगना, ऐसे दुराचरण न जाने, किसी भी स्थिति बार बार करते रहना और भोगवृत्ति को जन्म देना कुछ नहीं है। और अशांत इस तरीके से, और जो इच्छाएं हैं, असंतोष है और लोभ है, खासतौर पर ग्रीड है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी सुनने को मिली, जैसे बलात्कार के केसेस है, रेप करना, छोटे छोटे बालक बच्चों पर रेप करना, और इस तरीके से बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ डालना, संपदाओं को डिस्टर्ब करना, और इसकी जान न जाने क्या कुछ है ना। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग्स आती हैं। मतदाता सूची से किसी के नाम कट लेना, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अनैतिक हथकंडों से चुनाव जीतना, ये बहुत ही सामान्य है। ये चीज़ें अगर हद से चीज़ें जुड़ जाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हों, सामाजिक हों, राजनैतिक हों, आर्थिक हों, और हर किसी को हाशिए पे छोड़ना, बेरोजगारी उत्पन्न करना, अन्याय करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं शोषण को जन्म देती हैं, और शोषण के बाद संघर्ष का जन्म होता है, और संघर्ष के बाद जो आता है वो होता है बदलाव, जिसे कहते हैं चेंज। फिलहाल जो है अपठित गद्यांश जो है ये था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, साथ ही के साथ मैसेज भी था, और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल इसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि इसमें और क्या क्या आ सकता है,
ऐसा प्रिडिक्शन करेंगे, यानी ऐसी जो है भविष्य के प्रति ऐसा संभावनाओं को तलाशेंगे कि क्या कुछ इसमें और पूछा जा सकता है आने वाले समय में, क्या नया नया सोचेंगे। इसी को कहते हैं इनोवेशन, यानी नवीनीकरण, नवाचार। तो नवाचार तो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो प्रौद्योगिकी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को, टेक्निक को, या किसी भी चीज़ों को लेकर के होगा, या फिर स्वतः ही जैसे पहले आ रही टेक्निक्स, जो पद्धतियां हैं शिक्षा की, जो ऐसी पौराणिक पद्धतियां, या फिर ऐसे ही पद्धतियां जो पहले से चली आ रही हैं, परंपरागत पद्धतियां, उनमें होगा। तो जो है इसीलिए अपठित गद्यांश को इस तरीके से देखा। फिलहाल और भी आगे चीज़ें करते रहेंगे, इस सेशन में इतना ही।